हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर पावर शेयरिंग का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 वीडियो वॉच नहीं करी है वो जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पहले वीडियो में हमने बेल्जियम के बारे में बात करी थी कि बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन क्या है और वहाँ का जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा था ड्यू टू एथनिक कंपोजिशन, कैसे बेल्जियम की गवर्नमेंट ने वहाँ के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया। और बेल्जियम ने जो कॉन्सेप्ट अपनाया था एकोमोडेशन, एकोमोडेशन का मतलब होता है सभी को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करना। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे श्रीलंका के बारे में। अब श्रीलंका की बात करेंगे तो श्रीलंका को जो इंडिपेंडेंस मिली थी, श्रीलंका गॉट द इंडिपेंडेंस इन 1948। अब श्रीलंका को तो 1948 में इंडिपेंडेंस मिल गई। अब बात करें इंडिपेंडेंस की, तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी आपकी 1947 में। इंडिया और पाकिस्तान, श्रीलंका को 1948 और चाइना आपका 1949। ये आपके इंडिपेंडेंस ईयर है। तो श्रीलंका को जैसे ही 1948 में इंडिपेंडेंस मिलती है तो जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है वो एक कॉन्सेप्ट अपनाती है मेजोरिटेरियनिज्म का। मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है, जब हम किसी एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी मेजोरिटी में है उसको स्पेशल स्टेटस देने लगते हैं रिगार्डलेस थिंकिंग अबाउट द माइनॉरिटी कम्युनिटी। जैसे श्रीलंका का हम एथनिक कंपोजिशन पढ़ेंगे तो देखेंगे वहां पे सिन्हाला स्पीकर्स मेजोरिटी में होते हैं। सो एथनिक कंपोजिशन की अगर बात करें हम लोग, तो श्रीलंका में सबसे ज्यादा आपके सिन्हाला स्पीकर्स थे एंड दे आर इन मेजोरिटी इन श्रीलंका। सिन्हाला स्पीकर्स आपके 74% थे। इसके बाद आपके तमिल स्पीकर्स थे, और तमिल स्पीकर्स आपके दो टाइप के थे। तमिल स्पीकर्स आपके 18% थे, और ये दो टाइप के थे, इंडियन तमिल्स एंड श्रीलंकन तमिल्स। अब श्रीलंकन तमिल्स जो थे वहाँ के नेटिव तमिल्स थे एंड दे आर 13%, और जो इंडियन तमिल्स थे वो 5% थे। अब ये जो इंडियन तमिल्स हैं ये श्रीलंका में पहुंच कैसे गए, तो ये जो इंडियन तमिल श्रीलंका में पहुंचे थे ये टी प्लांटेशन के लिए श्रीलंका गए थे। किस चीज के लिए गए थे, ये लोग टी प्लांटेशन के लिए गए थे। अब देखो ये जो श्रीलंका की गवर्नमेंट है यहाँ पे सिन्हाला स्पीकर्स कितने 74% है, और सिन्हाला स्पीकर्स आपके मेजोरिटी में है, दे आर इन द मेजोरिटी। अब सिन्हाला स्पीकर्स मेजोरिटी में है, तमिल स्पीकर्स आपके यहाँ पे माइनॉरिटी में। इसके बाद अगर बात करें रेस्ट जो मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस हैं वो आपके 7% है, एंड अदर्स आर 1%। तो ये है श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन, कि जहाँ पे सिन्हाला स्पीकर्स हैं, तमिल स्पीकर्स हैं। तमिल स्पीकर्स में आपके इंडियन तमिल्स भी श्रीलंकन तमिल्स हैं, और इसके बाद मुस्लिम्स क्रिश्चियन 7% है, और इसके बाद 1% अदर कैटेगरी के लोग हैं। अब जो श्रीलंका की गवर्नमेंट है ये पावर शेयरिंग नहीं करती, ये कॉन्सेप्ट अपनाती मेजोरिटेरियनिज्म का। मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है कि जब हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो मेजोरिटी में है उसको स्पेशल स्टेटस देने लग जाए रिगार्डलेस थिंकिंग अबाउट द माइनॉरिटी कम्युनिटी। मेजोरिटेरियनिज्म में क्या है कि अगर जो कम्युनिटी आपकी मेजोरिटी में उसको हम स्पेशल स्टेटस देने लग जाए। अब स्पेशल स्टेटस देने के लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या किया, 1956 में एक एक्ट पास किया
इसमें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया है श्रीलंका का। सिन्हाला को 1956 में ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है श्रीलंका का। इसके साथ साथ गवर्नमेंट क्या करती है, सीट रिजर्व कर देती है सिन्हाला स्पीकर्स को फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज एंड गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स में जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं इनको क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। सीट्स आर नाउ रिजर्व। अब देखो सिन्हाला स्पीकर्स को स्पेशल स्टेटस मिल गया मेजोरिटेरियनिज्म की वजह से। तो अब जो अदर एथनिक कंपोजिशन के लोग हैं, तमिल स्पीकर्स हो गए, आपके मुस्लिम्स हो गए, ये सब क्या करेंगे, अब इनको भी तो कुछ ना कुछ चाहिए। अब जो वहाँ के तमिल स्पीकर्स थे उन्होंने एक सेपरेट स्टेट की डिमांड कर दी कि हमें एक तमिल एलम दे दो, अगर आप हमें राइट्स नहीं दे सकते श्रीलंका में तो हमें एक सेपरेट स्टेट दे दीजिए, सेपरेट कंट्री कर दीजिए हमें। तो जो तमिल स्पीकर्स थे दे डिमांडेड द स्टेट दैट इज द तमिल एलम। देखो अब श्रीलंका ने क्या अपनाया है, मेजोरिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट अपनाया है। सिन्हाला स्पीकर्स को स्पेशल स्टेटस दे दिया गया और जो तमिल स्पीकर्स हैं अब उनका क्या है, उनके तो राइट्स वायलेट हो रहे हैं। आप सभी को पता है मेजोरिटेरियनिज्म वो कॉन्सेप्ट है जिसमें मेजोरिटी कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं और जो माइनॉरिटी उनके राइट्स के बारे में कोई बात नहीं होती। तो तमिल स्पीकर्स क्या करेंगे, अब रिवोल्ट करेंगे। तो जो तमिल स्पीकर्स होते हैं यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है श्रीलंका में। तमिल स्पीकर्स में एक लीडर होता है प्रभाकरन। प्रभाकरन एक कम्युनिटी बनाता है एलटीटीई जिसका नाम होता है और वो कॉन्फ्लिक्ट कर देते हैं और डिमांड करते हैं एक सेपरेट स्टेट की, दैट इज तमिलम। अब श्रीलंका में क्या है, अब श्रीलंका की गवर्नमेंट ने बेल्जियम की तरह एकोमोडेशन तो अपनाया नहीं है कि सबको इक्वल राइट्स दे दिए उस सारी कम्युनिटीज को। इन्होंने अपनाया मेजोरिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट, सिन्हाला स्पीकर्स को स्पेशल प्रायोरिटी मिली हुई। अब तमिल्स के राइट्स वायलेट हो रहे हैं। अब तमिल्स को क्यों राइट वायलेट हो रहे हैं तमिल्स के, क्योंकि ना ही इनको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल पा रहा है, ना ही गवर्नमेंट जॉब्स में इनके लिए कोई रिजर्वेशन है। हर जगह प्रॉफिट किसका हो रहा है, सिन्हाला स्पीकर्स का हो रहा है। अब आपके राइट्स कंटिन्यूअसली अगर वायलेट हो रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप क्या कर दोगे, रिवोल्ट कर दोगे। तो उन्हीं में से तमिल स्पीकर्स में एक लीडर निकल के आता है प्रभाकरन, और प्रभाकरन एक पार्टी फॉर्म करता है जिसका नाम होता है एलटीटीई, लिबरेशन ऑफ टाइगर्स तमिल एलम। अब ये क्या करता है, अब ऐसी सिचुएशन आ गई मेजोरिटेरियनिज्म अपनाने की वजह से कि श्रीलंका में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन अराइज हो जाती है। श्रीलंका में क्या हो जाता है, श्रीलंका में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन। सिविल वॉर का मतलब होता है वॉर विद इन द कंट्री, मतलब कंट्री के अंदर ही अगर वॉर होने लग जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका सिविल वॉर कहलाएगा। अब आपने दो कंट्री की सिचुएशन पढ़ी, श्रीलंका की और बेल्जियम की। बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम ने सबको इक्वल राइट्स दे दिए, बट श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका ने सबको इक्वल राइट्स नहीं दिए। अब ये दो कंट्री की स्टोरी आपको बताने का पर्पज ये था कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि अगर पावर शेयरिंग होगी तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगी। क्यों, अगर पावर शेयरिंग हम लोग कर दे रहे हैं तो वहाँ पे किसी भी टाइप का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं अराइज होगा। अगर श्रीलंका की गवर्नमेंट क्या करती, सबको इक्वल राइट्स दे देती तो कंट्री में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन ना क्रिएट होती। लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एकोमोडेशन की बजाय मेजोरिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट अपनाया, जिसकी वजह से श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया और वहां पे सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई।
तो ये दोनों कंट्री से आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि पावर शेयरिंग हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है, ये कितना ज़रूरी है। अगर आपको कंट्री को अच्छे से चलाना है तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक कैंडिडेट को आपने स्पेशल स्टेटस दे दिया और अदर कम्युनिटी को आप कोई ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर ऐसा होता है तो श्रीलंका जैसी सिचुएशन हो जाएगी। इसीलिए हमें ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है पावर शेयरिंग, कि अगर हमें अपनी कंट्री की डेमोक्रेसी को मेंटेन रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पावर शेयरिंग करना पड़ेगा। अब इससे क्वेश्चन क्या बनता है श्रीलंका से, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन मेजोरिटेरियनिज्म ऑफ श्रीलंका। तो आपको क्या बताना होगा कि मेजोरिटी सिन्हाला को 1956 में ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया और जो सिन्हाला स्पीकर्स थे उनके लिए सीट्स रिजर्व कर दी गई यूनिवर्सिटीज में या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। अब जो तमिल स्पीकर्स थे उनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, उनको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, तो उन लोगों ने क्या किया, एक से अगर आप हमें राइट्स नहीं दे पा रहे तो हमें एक सेपरेट स्टेट दे दो। और वो एलम का मतलब क्या होता है, एलम मतलब स्टेट होता है। तो जो तमिल स्पीकर्स हैं वो एक तमिल एलम की डिमांड करते हैं। हालांकि गवर्नमेंट जो होती है वो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होती। जब गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होती तो श्रीलंका में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, यानी पावर शेयरिंग हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो अब दो कंट्री की आपको सिचुएशन देख के समझ में आ गया होगा कि पावर शेयरिंग हमारे लिए जरूरी क्यों है, या व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल फॉर अस। अब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार बोर्ड में आ चुका है, नॉट व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, मतलब पावर शेयरिंग आपके लिए जरूरी क्यों है। और ये बोर्ड का कई बार का आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए और आपको इसको अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो जो पहला पॉइंट है या पहली बात ये कि पावर शेयरिंग हमारे लिए डिजायरेबल क्यों है या पावर शेयरिंग हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप पावर शेयरिंग कर देते हो तो ये जो सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। खत्म कैसे हो जाती है कि अगर आपके पास इक्वल राइट्स है, पावर शेयरिंग होगी तो एक कैंडिडेट के हाथ में तो पावर होगी नहीं, पावर क्या होगी, पावर कई लोगों में डिवाइड हो जाएगी। जब पावर कई लोगों में डिवाइड हो जाएगी तो सोशल ग्रुप्स जो यहाँ पे होंगे वो क्या फील करेंगे, दैट ये दे आर गवर्न इक्वली, यहाँ पे सबको क्या है, इक्वल पावर्स मिल रही है या इक्वल राइट मिल रहे हैं। तो अगर पावर शेयर हो रही है तो जो कॉन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब जैसे मान के चलो इंडिया है, इंडिया में कई सारे सोशल ग्रुप्स हैं, जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन या सिख है। अब इंडिया क्या, इंडिया ये सेकुलर कंट्री, सेकुलर कंट्री का मतलब ये है कि यहाँ पे किसी को भी क्या है, स्पेशल स्टेटस नहीं मिला हुआ है, किसी भी रिलीजन को स्टेटस स्पेशल नहीं मिला हुआ है। अब सोशल ग्रुप्स यहाँ पे जो इंडिया में है, यहाँ हम सबको कैसे ट्रीट करते हैं, इक्वली ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे जो सोशल ग्रुप्स को लेके पॉसिबिलिटी है कॉन्फ्लिक्ट होने की वो क्या है, एकदम जीरो है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर रखी है, पावर शेयरिंग कर रखी है। यहाँ पे आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और आपके पास लोकल गवर्नमेंट है। यहाँ पे पावर किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के हाथ में नहीं है कि कोई यहाँ पे डिक्टेटर हो और वही पूरी कंट्री को रूल कर रहा हो। यहाँ पे क्या हम लोगों ने पावर शेयरिंग कर रखी है। अब पावर शेयरिंग कर रखी है तो जो सोशल ग्रुप्स हैं उनका गवर्नमेंट में क्या बिलीव है कि जो उनकी गवर्नमेंट है या जो उनको गवर्न कर रहे हैं वो उनके साथ इक्वली ट्रीट करेंगे। तो इससे क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट होने की सिचुएशन नहीं होगी। अब जैसे क्या हुआ था, बेल्जियम ने पावर शेयरिंग कर दिया, बेल्जियम ने पावर शेयरिंग कर दी तो वहाँ के जो फ्रेंच स्पीकर और डच स्पीकर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। अब श्रीलंका ने नहीं किया था, जब श्रीलंका ने पावर शेयरिंग नहीं की तो वहाँ पे क्या हुआ, सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और वो एक सिविल वॉर में टर्न हो गया। इसलिए पावर शेयरिंग जो सबसे बेहतरीन काम करती है वो यही है कि जो सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, ये रिड्यूस कर देता है। तो जो मेन पॉइंट है आपको हाईलाइट करना है, इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग सोशल ग्रुप्स। इसके बाद अगर पावर शेयरिंग हो रही है तो लोगों के पास इस चीज का राइट है, तो वो ये बात पूछ सकते हैं कि कैसे जो उनको गवर्न कर रहा है, हाउ दे आर गवर्न, मतलब जैसे हमारे एक कोई रूलर्स है, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमें रूल कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो हमारे पास ये राइट है कि वो कैसे हमें गवर्न कर रहे हैं। हम उनसे पूछ सकते हैं, हमारे पास राइट टू इंफॉर्मेशन है, आरटीआई, आरटीआई के मीडियम से हम क्या कर सकते हैं, हम पूछ सकते हैं कि हमें कैसे रूल किया जा रहा है, हमें कैसे गवर्न किया जा रहा है। इसके साथ साथ पावर शेयरिंग क्या कर देती है, आपको एक इक्वल राइट्स प्रोवाइड करती है। ये इंश्योर कर देती है दैट इन अ कंट्री देयर शुड बी अकोमोडेशन, ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री दे आर ट्रीटेड इक्वली।
अब बात ये आती है कि जो यहाँ की सिटीजन्स हैं, अगर पावर शेयरिंग हो रही है तो सिटीजन्स के पास कुछ ना कुछ लीगल या पॉलिटिकल राइट्स होंगे। लीगल या पॉलिटिकल राइट्स होंगे मतलब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास वोटिंग राइट्स होंगे। वोटिंग राइट्स के साथ साथ आपके पास राइट टू इंफॉर्मेशन है। अब राइट टू इंफॉर्मेशन का फायदा क्या है, अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे आपकी गवर्नमेंट आप पे रूल कर रही है तो आप आरटीआई के मीडियम से जान सकते हैं। आपकी पावर शेयरिंग हो रही है तो क्या होगा, आपके पास कुछ ना कुछ लीगल या पॉलिटिकल राइट्स भी होंगे। लीगल एंड पॉलिटिकल राइट्स किस तरह से होंगे, आपके पास वोटिंग राइट होंगे। अब वोटिंग राइट्स इसका मतलब ये है कि पावर शेयरिंग हो रही है तो वोटिंग राइट्स बच्चों को भी मिल जाएगा। हमारे कंट्री में क्या है, जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब ये होता है कोई भी कैंडिडेट जो सिटीजन ऑफ इंडिया है और उसकी एज 18+ है तो उसको क्या होगा, वोटिंग राइट होगी। और वोटिंग राइट है अगर जिसके पास, और हमारे यहाँ एक ये कॉन्सेप्ट है कि वन वोट वन वैल्यू है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ टेस्टिमोनी वाला कॉन्सेप्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि पावर शेयरिंग किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत जरूरी है। अगर पावर शेयरिंग होती है तो किसी भी टाइप का कंट्री में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन कभी नहीं बन सकती, क्योंकि अगर पावर शेयरिंग हो रही है तो ये क्या होगा, सबके पास पावर होगी थोड़ी थोड़ी। अब इंडिया क्या, जैसे आगे आप चैप्टर सेकंड पढ़ोगे, इंडिया इज अ क्वासी फेडरल कंट्री। क्वासी फेडरल कंट्री का मतलब ये होता है कि हम पावर शेयरिंग करेंगे बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो थोड़ा ज्यादा पावरफुल होगी। ऐसा इसलिए ताकि जो कंट्री का इंटीग्रेशन है वो बना रहे, कंट्री डिसइंटीग्रेट ना हो, यानी छोटे छोटे पार्ट में टूट ना जाए। इसके लिए कंट्री आपका क्या है, क्वासी फेडरल कंट्री है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पावर शेयरिंग हमारे लिए डिजायरेबल क्यों है। आपने दो कंट्री की केसेस देखे तो ये बात पूरी तरह से क्लियर हो जाती है कि किसी भी कंट्री के लिए पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है।